देखिए, परफेक्शन है इसके करंट अफेयर्स के अंक 10 वॉल्यूम 10 है ये। और हम लोग इंटरनेशनल घटना को देख रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय घटना को देख रहे थे। ये बांग्लादेश संकट जो है ना, सिर्फ बीपीएससी 70 बीपीएससी मेंस में पूछेगी, ठीक है। मतलब बांग्लादेश का संकट भारतीय राजनीति को किस प्रकार से प्रभावित करेगा, ये कहीं ना कहीं से इस बार के मेंस में आ जाए, इंटरव्यू में आ जाए, कहीं ना कहीं से तो ये प्रश्न निकल के आने वाला है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, शेख हसीना ने हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और देश छोड़कर मतलब भाग गई। वो 20 वर्षों तक बांग्लादेश की सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रही है, ठीक है। अशांति का कारण क्या था, तत्कालीन कारण क्या था? तो प्रदर्शनकारियों ने सभी स्तरों पर सरकारी नौकरियों में 30% की कोटा की वापसी का विरोध किया, ठीक है। जो प्रदर्शनकारी जो थे, उनका मानना हाँ था बताइए। 30% कोटा जो है, ठीक है, वो सभी स्तरों पे सरकारी नौकरियों में जो मिल रहा है उसके वापसी का क्या किया, विरोध किया, ठीक है। अब एक अंतरिम सरकार की बात करेंगे। अंतरिम सरकार किसके नेतृत्व में बनी? तो वहां का जो सेना प्रमुख जो था, जिसका नाम बकर उज बकर उज जमान के नेतृत्व में बांग्लादेश की सेना ने नियंत्रण कर लिया और अंतरिम सरकार का गठन किया। और अंतरिम सरकार का बात करेंगे तो 17 सदस्यों वाली अंतरिम सरकार की बात करेंगे, वो बनेगी। 8 अगस्त को शपथ लिया, जिसके मुख्य सलाहकार कौन होंगे? मोहम्मद मोहम्मद यूनुस। यूनिस होंगे। तो मोहम्मद यूनिस आजकल बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भी है, मोहम्मद यूनिस आजकल बांग्लादेश के राष्ट्रपति भी है। सब कुछ जो है सो मोहम्मद यूनिस ही है, ठीक है। लेकिन किस किस हैसियत से बांग्लादेश के प्रशासन को संभाल रहे हैं, इनका कोई पद नहीं है, ना तो ये प्रधानमंत्री बने ना तो ये राष्ट्रपति बने, बस सलाहकार है। लेकिन सब कुछ जो है सो यही संभाल रहे हैं, ठीक है। आप मानव देखेंगे विकास मोहम्मद यूनिस सूचकांक के के भी बारे में क्यों प्रेसिडेंट है। जाने जाते हैं? नहीं, मानव विकास सूचकांक जो है महबूब उल हक का देन है, जो कि पाकिस्तानी है वो, ठीक है, बांग्लादेशी नहीं है, ठीक है। वो पाकिस्तानी है और उसमें अमर्त्य सेन जी का भी योगदान है, उनका भी है, ठीक है। अमर्त्य सेन जी कल्याण अर्थशास्त्र के लिए भी जाने जाते हैं। उनका नाम महबूब उल हक है, आई थिंक, ठीक है। मोहम्मद यूनिस नहीं है। मोहम्मद यूनिस को नोबेल प्राइज मिला था, किसने मिला था? ग्रामीण बैंक की स्थापना के लिए मिला था, ठीक है। ग्रामीण बैंक की स्थापना 1983 में की थी। इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो 2006 में मिला, ठीक है। अब हालिया विकास की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे हालिया जो विकास जो हुआ है, तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसका नाम है बीएनपी, ठीक है। दो ही तीन पार्टी है वहां पे, ठीक है। एक है, आपको ध्यान में रखना है, एक बीएनपी है, एक इनका पार्टी का नाम क्या है मैं भूल रहा हूँ, ठीक है। शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी थी, जो इनकी पुत्री चलाती है, शेख हसीना। तो शेख मुजीबुर रहमान की सारे लोगों की ही हत्या कर दी गई थी बांग्लादेश सेना के द्वारा, ठीक है। लेकिन ये क्या नाम है इनका, शेख हसीना इसलिए बच गई थी क्योंकि वो पढ़ाई करने के लिए भारत ही थी दैट टाइम, ठीक है। बाकी उनके परिवार के सारे लोग मारे गए थे। जिन्होंने बांग्लादेश को स्वतंत्र कराया, उनके ही परिवार को वहां की सेना ने सभी की कहानी समाप्त कर दिया, ठीक है। ये बीएनपी पार्टी का जो प्रमुख जो है ना, खालिद जिया, ये खालिद जिया की बात करेंगे। इनके जो हस्बैंड को भी बांग्लादेश की सेना ने ही मतलब मार दिया। इनके हस्बैंड जो थे, राष्ट्रपति थे बांग्लादेश के, उनको भी मतलब सेना के द्वारा हत्या किया गया, ठीक है। तो खालिदा जिया की बात करेंगे, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री है। और वो जो थे नजरबंद की गई थी, ठीक है। क्योंकि खालिदा जिया का मानना यह था, जब बांग्लादेश में जो चुनाव हुआ जिसमें शेख हसीना दोबारा जीत कर आई है, उसमें काफी अधिक मतलब क्या हुआ है, करप्शन हुआ है, ठीक है। इसलिए अब खालिदा जिया को काफी समय से मतलब नजरबंद करके रखा गया था, ठीक है। तो उसके अवामी बाद लीग वहां की के थी राष्ट्रपति जो शेख थे, हसीना। हाँ, हाँ, अवामी लीग होगा बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि उनके पिताजी के द्वारा ही बनाया गया पार्टी है अवामी लीग, ठीक है। तो राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने नजरबंद से क्या कर दिया है, रिहा कर दिया, किसे? खालिद जिया को। बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश अब्दुल्ला हसन ने भी व्यापक छात्र विरोध प्रदर्शन के बीच में क्या किया था, इस्तीफा दे दिया था। तो मुख्य न्यायाधीश ने भी इस्तीफा दे दिया। उसके बाद 25वें मुख्य न्यायाधीश बनाए जाते बांग्लादेश का, जिनका नाम था सैयद रहफात अहमद, ठीक है। तो ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जिसने इस्तीफा दिया उनका नाम आप ध्यान में रख सकते हो। अब भारत के साथ बांग्लादेश के संबंध कैसा है? तो भाई साहब, भारत के साथ बांग्लादेश के संबंध शेख हसीना की वजह से काफी अच्छा रहा, ठीक है। लेकिन खालिद जिया के साथ भारत के संबंध अच्छे नहीं रहे, ठीक है। मतलब खालिद जिया के साथ भारत के संबंध जो है अच्छे नहीं रहे। बाकी शेख हसीना के साथ भारत के संबंध काफी अच्छे रहे हैं, ठीक है। क्या होता है? तो 1971 में, दिसंबर 1971 में ध्यान में रखना है। तो वहां पे आप देखोगे तो बांग्लादेश की स्वतंत्रता का भूटान उसे अलग देश के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश था, ठीक है। भूटान भारत होगा यहाँ पे, ठीक है।
भारत पहला देश था जिसने मतलब बांग्लादेश को एज ए देश के रूप में मान्यता दी थी, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है, भारत पहला देश था जिसको बांग्लादेश के रूप में मान्यता दी थी। अब बांग्लादेश शब्द का भी प्रयोग जो था इंदिरा गांधी ने ही की थी, ठीक है, बांग्लादेश शब्द का प्रयोग इंदिरा गांधी ने ही किया था। अब बांग्लादेश की स्थिति की बात करेंगे तो बांग्लादेश उत्तर पश्चिम पूरब में भारत के साथ, दक्षिण पूर्व में म्यांमार के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है, ठीक है, तो उत्तर पश्चिम पूरब में भारत के साथ तथा दक्षिण पूर्व में म्यांमार के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। बांग्लादेश तीन तरफ से किसके तरफ से लगा हुआ है? भारत की तरफ से लगा हुआ है, ठीक है, और दक्षिण पूर्व में किसके साथ लगा हुआ है? तो उनका म्यांमार के साथ लगा हुआ है। तीन तरफ से भारत के बारे में त्रिपुरा अगर के बात साथ करेंगे लगा हुआ है। तो भारत के साथ सीमा की बात करेंगे तो सबसे लंबा सीमा है, कितना है? 4096.समथिंग किलोमीटर, 7 किलोमीटर है, सात ठीक है। इसे सात किस नाम से जानते हैं? तो रेड रेड क्लिफ क्लिफ के नाम कहते से तो भाई नहीं जानते, इतना तो सबको पता है, रेड क्लिफ के नाम से नहीं जानते, ठीक है। जीरो सर गलत लिखा हुआ रेड है। क्लिफ के नाम से पहले तब जानते थे जब भारत पाकिस्तान एक था तो रेड क्लिफ बोलते हैं, वैसे जीरो लाइन होता है, ठीक है, यस सर जीरो ठीक है, जीरो लाइन कहा जाता है। रेड क्लिफ तब कहेंगे जब भारत पाकिस्तान एक था, ठीक है। और सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती थी? ठीक है, मुझे कहने का मतलब है, हाँ, बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा जो थी पश्चिम बंगाल के साथ लगती है, उसके बाद असम है, मेघालय। सबसे छोटी सीमा की बात करेंगे तो ध्यान रखा किनके साथ लगती है? मिजोरम यहाँ पे असम दिया हुआ है, एक बार इसके डाटा को देख लीजिएगा, लेकिन उतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? ठीक है, पश्चिम बंगाल, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात करेंगे तीन तरफ उत्तर से पूर्वी भाग में। त्रिपुरा से भी घिरा हुआ है सर शायद। तीन तरफ से त्रिपुरा से, त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश से मतलब तीन सब- तरफ से सीमा बनाती है बांग्लादेश के साथ जी। त्रिपुरा, ठीक है, तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और यहाँ पे देखिए एक द्वीप जो था ना सबसे चर्चा में रहा था, इसका नाम था सेंट मार्टिन द्वीप। अमेरिका हाँ ये जी सेंट मार्टिन, ये आपके लिए वीवीआई है, ठीक है। यहाँ पे अमेरिका जो था एक सैनिक अड्डा बनाना चाहता था। मात्र ये 3 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत ये द्वीप है और प्रत्याशित रूप से बांग्लादेश के लिए चल रहे राजनीतिक उथल पुथल का केंद्र बन गया था। इसमें कौन सैनिक अड्डा बनाना चाहता था? अमेरिका। शेख हसीना से मांगा गया था, बांग्लादेश की सरकार से मांगा गया था, उन्होंने देने से इनकार कर दिया। उसके बाद कहते से कहीं ना कहीं शेख हसीना को हटाने में, ठीक है, यूएसए का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, ध्यान में इसको रहना। अब इसमें सच्चाई कितनी है ऊपर वाला जाने, लेकिन ऐसा बोला जाता था। सेंट मार्टिन द्वीप जो था चर्चा का केंद्र जो था यही था, क्योंकि बांग्लादेश ने यूएसए को सौंपने से क्या किया था? इनकार कर दिया था, ठीक है। बांग्लादेश में आप देखोगे जो अभी जो यहाँ पे सरकार बनी है, अंतरिम सरकार बनी है, उसके प्रमुख किसे बनाए गए हैं? मतलब प्रमुख किसे, सलाहकार किसे बनाए गए? तो मोहम्मद यूनिस। मोहम्मद यूनिस किस लिए जाने जाते हैं? तो उन्होंने ध्यान में रखना ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी 1983 में, और मुख्यतः आप देखोगे तो नोबेल शांति नोबेल पुरस्कार भी शांति उनको 2006 में मिल चुका है, ठीक है। किस पार्टी के प्रमुख को नजरबंद करके रखा गया था? खालिद जिया का पार्टी का नाम क्या है? तो बीएनपी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी नाम है, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। बांग्लादेश की स्वतंत्रता कब मिली थी? 71 में। सबसे पहले मान्यता किसने दिया? ठीक है, तो भारत ने। बांग्लादेश के साथ भारत का कौन कौन सा राज्य सीमा बनाता है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, साथ त्रिपुरा में, मिजोरम पश्चिम बंगाल पश्चिम ठीक है, बंगाल। 6वीं अनुसूची के जो 4 को राज्य है ना, उसके अलावा पश्चिम बंगाल। कौन सा द्वीप चर्चा का केंद्र बन गया? तो सेंट मार्टिन द्वीप, सेंट ठीक है। मार्टिन द्वीप। तो इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब जो है आज हम लोग कुछ प्रश्न जो है अर्थव्यवस्था से कर लेते हैं, जरा ध्यान फरमाइएगा, ज्यादा नहीं 10-15 मिनट पढ़ेंगे, ठीक। कितना क्वेश्चन अर्थव्यवस्था से? 6 क्वेश्चन 17 है, ठीक है, 17 में 7 करेंगे, थोड़ा बाकी थोड़ा कर करिए सर, आज कीजिए सर। पूरा करे। पूरा नहीं कीजिए सर। टाइम सर 7 गड़बड़ हो करेंगे, गया 7 7 करेंगे, 7 का 7 कर दूं? जी 5 कर दीजिए सर, टाइम हो गया है सर, 11 हो गया। ठीक है, 8 मिनट बचा हुआ है ना। सर आप देखेंगे भारत वैश्विक कृषि निर्यात में 8वें स्थान पे पहुंच गया, ठीक है। कृषि निर्यात मतलब कृषि मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें हम लोग 8वें स्थान पे आ गए। भारत 2023 में दुनिया भर में कृषि उत्पादों का 8वां सबसे बड़ा निर्यातक बना रहा। हालांकि भारत की कृषि निर्यात 2022 में $55 बिलियन से घटकर 2023 में कितना हो गया? 51 हो गया, ठीक है। दुनिया के 3 कृषि निर्यातक देश की बात करेंगे, सबसे ज्यादा हम लोग किसको कहते हैं?
संयुक्त राज्य अमेरिका, दुनिया नीदरलैंड के और ब्राजील। शीर्ष 3 कृषि निर्यातक देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, उसका नीदरलैंड है, उसके बाद ब्राजील है, ठीक है। हम कितवें नंबर पे हैं? तो हम 8वें 8वें नंबर नंबर पे हैं, ठीक है। भारत दुनिया का एक्सपोर्ट में। सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, ठीक है। भारत वैश्विक दुग्ध उत्पादन में कितने प्रतिशत का योगदान देता है? तो 25%। 25% का योगदान दे रहा है, ठीक है। साथ में हम लोग आत्मनिर्भर भी है, विश्व में प्रथम नंबर पे है, ठीक है। पिछले 9 वर्षों में दुग्ध के उत्पादन में 6% की वृद्धि हुई है, ठीक है। प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितना है? 459 ग्राम प्रतिदिन है, ठीक है। तथा घरेलू मांग को पूरा करने में ये क्या है? आत्मनिर्भर है। मतलब प्रति आत्मनिर्भर। व्यक्ति दूध की उपलब्धता यहाँ पे कितना है? 459 ग्राम है। भारत में डेयरी क्षेत्र से जुड़ी कई योजनाएं चल रही है, जैसे कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, डेयरी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम है, अब पशुपालन एवं अवसंरचना विकास निधि है, ठीक है। तो भारत बात करेंगे दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, जो कि विश्व का मतलब कितना प्रतिशत खुद ही मतलब क्या करता है? 25%। उत्पादन करता है 25%। अब भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितना ग्राम प्रतिदिन है? तो क्या बताएंगे? 459 ग्राम। 459, बहुत अच्छे, ठीक है। डेलाइट इंडिया का सकल घरेलू उत्पादन पूर्व वृद्धि पूर्वानुमान, ठीक है। डेलोइट इंडिया का सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि पूर्वानुमान। डेलोइट इंडिया, डेलोइट क्या पढ़ेंगे इसको? डेलोइट इंडिया को मजबूत आर्थिक बुनियादी ढांचे को घरेलू नीति सुधारों को जारी रखने के कारण 7 से 7.2% की वृद्धि दर की उम्मीद की है। मतलब ये रेटिंग एजेंसी है, ठीक है। क्या ये डेलोइट इंडिया रेटिंग एजेंसी है? भारत का आर्थिक वृद्धि दर कितनी रहेगी? 7 से 7. कितनी रहेगी? 7 से 7 से 7.2%। 7.2, ठीक है। जबकि आर्थिक सर्वेक्षण में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि 6.5 से बढ़कर 7% के बीच रहने का अनुमान है। मतलब ये 6.5 से लेके 7 तक आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार। लेकिन डेलोइट इंडिया के हिसाब से 7 से 7.2। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 7.2 वृद्धि दर अनुमान किया था। आरबीआई 7.2, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण में 6.5 से 7, और डेलोइट इंडिया का कहना है 7 से 7.2। 7.2। एसबीआई के अनुसार RBI का याद 24-25 में रखना। भारत का विकास दर 7% रहेगी। एसबीआई कितना परसेंट अनुमान किया? 7%। 7%। यह पूर्वानुमान आरबीआई के 7.2% के अनुमान से थोड़ा कम है। आरबीआई कितना है? आरबीआई कितना लगाया था? 7.2। 7.2%। और एसबीआई की कितना है? 7%। 7%। फिक्की सर्वेक्षण ने 2024-25 के लिए जीडीपी वृद्धि 7%। फिक्की का कितना? 7%। 7%। SBI बजट के अनुसार अगर बात करेंगे तो 2024-25 में भारत की आर्थिक वास्तविक जीडीपी 6.5 से 7% तक, ठीक है। और आर्थिक सर्वेक्षण में कितना है? तो आर्थिक सर्वेक्षण में भी सेम ही है, बजट में भी सेम ही है। फिक्की बोल रहा है 7%, ठीक है। एसबीआई बोल रहा है 7.2%, 7%। और आरबीआई बोल रहा है 7%, ठीक है। 7.7% SBI। हाँ, एसबीआई 7.2, आरबीआई Yes। सॉरी SBI 7%. एसबीआई 7%, ठीक है। आरबीआई 7.2, फिक्की 7%, ठीक है। बजट इकोनॉमिक सर्वे में 5.5 से 7%, ठीक है। 6.5 से 7। हाँ, 6.5 से 7। 7.5 इसमें से ऐसा करो, इसमें से ना बजट इकोनॉमिक सर्वे याद रखना, आरबीआई याद रखना, ठीक है। बाकी कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। जी, RBI इम्पोर्टेंट है। वो भी RBI आप लोग का काम नहीं 7.2 आएगा। आप लोग का काम आएगा ये? यस ये सर. कब का है वाला ये? पूछेगा ना, 25, 26, 24, 25 है सर। 2 समय आता है ना. हाँ, ये ठीक तो है। 24-25 का क्या बजट है पता ना। सर, आर्थिक पूरा सर्वेक्षण हर करंट साल से आता पूछ है। रहा है सर, पिछले वाला करंट पूछ रहा है सर ना। हम सब तरह का पढ़ा क्या देंगे, पता चिंता मत पूछ ले. कीजिए, ठीक है। कोई अब आते हैं प्रॉब्लम विश्व विकास रिपोर्ट 2024, ठीक है। विश्व बैंक के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, जिसको जीडीपी कहते हैं, अमेरिका के 1/4 तक पहुंचने के लिए 75 वर्ष पहुंचेगा लगे। समझ रहे हैं ना? भारत का जीडीपी अमेरिका के 1/4 मतलब उसका 1/4 होने में हमें कितने लग जाएंगे? 75 वर्ष 75 लगेंगे, यार। ठीक है। विश्व बैंक ने विश्व विकास रिपोर्ट 2024 मध्य आय वाला, ठीक है, मध्य आय जाल शीर्षक से अपनी रिपोर्ट की। भारत जो है ना मिडिल इनकम कंट्री में आता है, ठीक है। कई तरह के बनाए जाते हैं, इसमें दिया है कि नहीं दिया है? इसमें मध्यम आय वाले देशों के समग्र उच्च आय का दर्जा प्राप्त करने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया। तो उच्च आय वाला में तो हम लोग को जाने में 75 साल लगेंगे, ठीक है। अमेरिका जैसे देश जो होता है, यूरोपियन कंट्री के देश उच्च आय वाले में तो हम लोग मध्यम में आते हैं, ठीक। उसके नीचे भी एक कैटेगरी आता है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय संयुक्त राज्य अमेरिका के 1/4 तक पहुंचने में लगभग 75 वर्ष लगे, ठीक है। मान लीजिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रति व्यक्ति आय अगर 4 रुपया है, तो हमारा 1 रुपया कब होगा? 75 साल बाद, 75 साल में। ठीक है। इसका 4 रुपया, तो हमारा 1 रुपया 75 साल बाद होगा। मतलब इसका 1/4 तक पहुंचने हमको 75 साल लग जाएंगे। सर जबकि डॉलर चीन का इसमें देखते हैं ना 10 कितना। वर्ष का, इंडोनेशिया
चीन 10 वर्ष में पूरा कर लेगा, इंडोनेशिया बेचारा का और स्थिति खराब है, वो 70 साल लगेंगे इंडोनेशिया को, ठीक है। इंडोनेशिया भारत को से कितने बेहतर। लगेंगे, तो उसको 70 70 लगेंगे, ठीक है। हमको और हमें 75 75 लगेंगे, ठीक है। इनको कितने लगे, चाइना को 10 लगेंगे, ठीक है। अब आते हैं देखेंगे इतना फॉक्सकॉन, जनसंख्या है फिर भी। ठीक है। फॉक्सकॉन भारत में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली संयंत्र स्थापित। फॉक्सकॉन क्या है, ये फॉक्सकॉन जो है सो आईफोन बनाती है, ठीक है, ध्यान में रखना। फॉक्सकॉन जो है ताइवान की कंपनी है। आईफोन सारा प्रोडक्ट खुद से नहीं बनाता है, ठीक है। प्रोडक्ट का मशीनरी तो खुद बनाता है, लेकिन असेंबल करने के लिए बहुत सारा कंपनियां वगैरह होती है, ठीक है। फॉक्सकॉन वन ऑफ दोन, जो कि ताइवान की अग्रणी इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण कंपनी। फॉक्सकॉन भारत में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली संयंत्र स्थापित करने की योजना पे काम कर रहा है। बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सौर और पवन जैसी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के से ऊर्जा को स्टोर करेगी। बैटरी सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, ये आपका साइंस का फैक्ट है। बैटरी का सेल जो होता है उसको केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक में चेंज करता है ना, रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है, ठीक है, विद्युत में। अब विद्युत बैटरियों ऊर्जा में में। श्रृंखला किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो समानांतर में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये भी पूछते नहीं क्या, समानांतर में जोड़ते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे देख लेना, ठीक है। साइंस से पूछेगा। पैरेलल। पैरेलल सर सीरीज ये में। फॉक्सकॉन ये बिल्कुल, तो ठीक है। एप्पल वो बनाते हैं सर, आईफोन। फॉक्सकॉन कंपनी है, एप्पल नहीं बनाती है। जैसे मान आईफोन लीजिए सर। असेंबल करती है, ठीक है। क्या करती है, असेंबल, ठीक है। एप्पल को बनाने के काम एप्पल का ही है, लेकिन असेंबल करने का वो मतलब नहीं क्या, बोले सारा सर, प्रोडक्ट रखा हुआ उसको नोट कस कुस के मतलब फोन तैयार कर देना, ठीक है। तो इतना आईफोन से डिमांड बात है कर ना, रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है। इतना डिमांड होता है ना, आईफोन जो आता है एप्पल कंपनी की फोन, वो खुद उसको फुलफिल नहीं कर सकता, तो थर्ड पार्टी का बहुत बड़े बड़े जो मतलब कंपनियां होती है उनसे करवाती है, ठीक है। तो फॉक्सकॉन वन ऑफ देम है, जो कि ताइवान की कंपनी है। अब आते हैं माइक्रोसॉफ्ट, टीसीएस और अमेजन इंडिया देश के सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड, ठीक है। नियोक्ता ब्रांड मतलब नौकरी देने वाला, कौन कौन, माइक्रोसॉफ्ट, टीसीएस और अमेजन इंडिया। रैंड स्टेट एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च 2024 की रिपोर्ट के अनुसार माइक्रोसॉफ्ट इंडिया सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड बनकर उभरा है, जिसके बाद टाटा कंसल्टेंसी, जिसको टीसीएस कहते हैं, अमेजन इंडिया तीसरे नंबर पर, ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष 10 आकर्षक नियोक्ता ब्रांड क्रमशः माइक्रोसॉफ्ट है, टीसीएस है, अमेजन इंडिया है, टाटा पावर है, टाटा मोटर्स है, सैमसंग इंडिया है, इन्फोसिस है, लार्सन एंड टूब्रो जिसको एलएनटी कहते हैं। उसके बाद बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, बाद में कौन है, मर्सरीज बेंज है, ठीक है। ये सब के सब जो है लोगों को मतलब क्या कर रहा है, तो लोगों को अपने तरफ प्रभावित कर रहा है, ठीक है। इनको आपको ध्यान में रखना है ताकि लोग इनमें नौकरी करना चाहते हैं। तो सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा माइक्रोसॉफ्ट है, फिर आपका टीसीएस है, और फिर आपका कौन है, तो टीसीएस के बाद अमेजोन है, ठीक है, ध्यान में रखना। हाँ चलिए ठीक है, तो ये करवा दिया, बाकी जो रहेगा फिर कल के क्लास में हम लोग करेंगे।